नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेज में स्वागत एवं करता हूं। दोस्तों, हम लोग 25 मई को टारगेट किए हुए हैं। 25 मई क्या है? आपका यूपीएससी वाला एग्जाम जो है उसको टारगेट करके हम लोग टेस्ट सीरीज की चर्चा कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में दोस्तों हम लोग डिस्टी आईएएस और विजन आईएएस दोनों टेस्ट सीरीज चर्चा कर रहे हैं। डिस्टी आईएएस दोस्तों 3 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुका है जिसके 6 क्लासेज में हुआ है। विजन आईएएस के भी आपकी 3 टेस्ट कंप्लीट होने वाले हैं जिसमें पहला और तीसरा टेस्ट कंप्लीट है। दूसरे टेस्ट का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों, आप इसको देखते रहिए क्योंकि एग्जाम में टेस्ट सीरीज ही एक ऐसा सेगमेंट होता है जो आपको आगे ले जाता है। पढ़ते समय किताबें सभी पढ़ते हैं, जो जितना अपना अच्छा तैयारी करेगा, जो अपना जितना अच्छा प्रैक्टिस करेगा, वही एग्जाम अपने आप को सिद्ध कर पाएगा। ठीक है, चलते हैं बिना समय गवाए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चूंकि लास्ट वीडियो में हम लोग इसके 50 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे, आज हम 51 से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 यानी आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से भारत में संघवाद शब्द का उल्लेख एवं परिभाषित किया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मुंबईवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को संविधान की मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया। आगे क्या कह रहा है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की एक विशेषता है। आप बताइए कि इसमें से कौन कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं। दोस्तों का पहला स्टेटमेंट देखा जाए, पहला स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि भारत में कहीं भी संविधान संघवाद को परिभाषित नहीं किया, ध्यान दीजिए किसी भी चीज को परिभाषित नहीं किया गया। अगर इस ऑप्शन देखे तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, आपका कट गया। दूसरा ऑप्शन देखे मुंबईवाद, जो मुंबईवाद था दोस्तों 1994 में, इसने न्यायालय सर्वप्रथम पहली बार क्या किया था, इसको बुनियादी ढांचे के अंतर्गत माना था। ठीक है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका दूसरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की एक विशेषता है। दोस्तों, प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब ये होता है ऐसी ऐसी न्यायपालिका जो सरकार के अनुसार काम करे। सरकार के अनुसार मतलब जो भी सरकार के वही काम करे। क्या भारत में ऐसा होता है? नहीं। न्यायपालिका जो है अपनी अपने स्वतंत्रता है, स्वच्छंद है। वो क्या है? स्वच्छंद है। न्यायपालिका जो है सरकार के अधीन नहीं काम करती। यानी क्या तीसरा स्टेटमेंट क्या आपका गड़बड़ होगा, केवल एक स्टेटमेंट क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है, पंचायतों में पिछड़े वर्गों के सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, आगे क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या है, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, अगला क्या है, पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करता है। अब बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें से अनिवार्य रूप से लागू होता है। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों, जो पहला स्टेटमेंट है इसका, क्या पंचायतों को पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। अब बताइए कि है कि नहीं है। दोस्तों, ये आरक्षण जो है आपको प्रदान तो करता है, लेकिन डिपेंड करता है ये आरक्षण पंचायत का है कि सभी स्तर के, किसी भी स्तर पर हो सकता है। ठीक है, किसी भी स्तर पर हो सकता है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही नहीं, बल्कि यह क्या है, सभी स्तरों पर होता है। क्या होता है, सभी स्तरों पर होता है। यानी क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ग्राम और मध्य और जिला स्तर पंचायतों सभी सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन है। आप बताइए क्या सभी सीटों प्रत्यक्ष निर्वाचन है या नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, इनके जो सदस्य होते हैं, जो सदस्य होते हैं, सदस्य का जो निर्वाचन तो चाहे ग्राम के सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष होता है, और मध्यवर्ती मध्यवर्ती जिसे बीडीसी बीडीसी निर्वाचन होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और इसे जिला स्तर में जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता, बिल्कुल। यानी हम लोग इसे डायरेक्ट चुनते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। कह रहा पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, पंचायतों को वित्तीय का अधिकार प्रदान तो करता है, लेकिन क्या है, लेकिन उन्हें वसूलने का या प्राधिकृत करने का या फिर उन्हें क्या करना का अर्जन करने का अधिकार नहीं दिया गया। हाँ, प्रावधान तो किया गया, लेकिन अर्जन करने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, राज्य राज्य की विधानसभा भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा और राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेती है। आप बताइए, जो विधान परिषद होती है, क्या भारत के राष्ट्रपति में चुनाव लेती है, भाग लेती है? नहीं लेती दोस्तों। क्यों? क्योंकि मनोनयन सदस्य का या अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका गड़बड़ हो गया। दूसरा कह रहा, विधान परिषद बजट पर चर्चा और अनुदान की मांगों पर मतदान कर सकती है। आप बताइए दोस्तों, ये सही नहीं से दोस्तों,
चर्चा तो कर सकती है, लेकिन जो अनुदान की मांग है इस पे मतदान नहीं कर सकती। क्या है? मतदान नहीं कर सकती। यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका? गड़बड़ है। ये दूसरा भी स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया। कह रहा विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। दोस्तों क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है? बिल्कुल दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? गड़बड़ है। क्या है? ये स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद में क्या होता है, आपका जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, कहाँ होता है? अब अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। कहाँ लाया जा सकता है? विधानसभा में। यानी विधान परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं होता। ठीक है? यानी इसमें देखा कोई भी स्टेटमेंट आपका नहीं सही है, कोई भी स्टेटमेंट आपका नहीं सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या है? उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर की जाती है? नहीं दोस्तों, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गड़बड़ हो गया। दूसरा कह रहा है उससे 5 वर्ष के न्यायिक पद पर रहने या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। आप बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है? दोस्तों, उसे जो न्यायिक पद हो कम से कम 10 वर्ष में चाहिए। कितने? 10 वर्ष का न्यायिक पद का अनुभव होना चाहिए, न कि 5 वर्ष। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका? दूसरा भी गड़बड़ हो गया। तीसरा कह रहा है वह अपने पद पर राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। अगला क्या है? उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया। बिल्कुल दोस्तों, क्यों? क्योंकि वह क्या है? राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पर क्या करता है? पद धारण करता है। यानी ऑप्शन 3 और 4 आपका सही है। केवल 2 स्टेटमेंट क्या आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? आप बताइएगा दोस्तों, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। किसके? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इस बार का स्थान कितना रहा भारत का? 93। कितना है? 93। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से स्टेटमेंट आपको इसमें से सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति से रोक सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य विधायिका के सभी प्रकार के विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने को निर्देश दे सकता है। आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। ठीक है, कह रहा है क्या कि क्या पूछा इसमें, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। दोस्तों, आपको पता है जो राज्यपाल होता है अनुच्छेद 200 के तहत क्या करता है? किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। साथ ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 201 तहत निम्न प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या कर सकता है? विचार कर सकता है। इसमें दोस्तों का पहला दूसरा स्टेटमेंट देखें, दोनों क्या है आपका? सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक राज्यपाल इस पे स्वीकृति मतलब उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, इन तीसरा स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है, पहला दूसरा आपका सही है। यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अब सैन्य अभ्यास दे रखा है, जिनके मध्य होता है इसके बारे में दे रखा है। ठीक है, आप कह रहा है पहला सैन्य अभ्यास किसके? सदा सदा तनसीक, दूसरा क्या है? डेजर्ट साइक्लोन, तीसरा क्या? अल नजहाद, तो चौथा क्या है? क्यूरियन है। जो क्यूरियन है दोस्तों किसके किसके बीच में है? ये आपके भारत और मालदीव के बीच में। किसके है? भारत और मालदीव के बीच में है। और जो आपका सदा तनसीक है, सदा तनसीक जो है आपका भारत और सऊदी अरब के बीच में। किसके है? भारत और सऊदी अरब। यानी इसका ऑप्शन ये सही होगा, ना कि ए वाला। ठीक है, और जो डिजर्ट है, डिजर्ट किसके है? यूएई के बीच में। यानी ये दोनों ऑप्शन क्या आपको गलत कर दिया है। बाकी तीसरा और चौथा स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसमें से आपका? सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे लिखा है जिला न्यायाधीश के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कितने स्टेटमेंट आपके इसमें से सही है। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है? बिल्कुल सही दोस्तों, जो इनकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जिला न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। क्या आप बताइए कि स्टेटमेंट ये सही है? नहीं सही दोस्तों? दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या आपका गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि किसके पास होती है प्रशासनिक नियंत्रण? हाई कोर्ट के पास होता है। किसके पास होता है? हाई कोर्ट के पास और राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, अगला क्या है?
जिला न्यायाधीश के पास मृत्युदंड देने की शक्ति नहीं होती। नहीं दोस्तों, मृत्युदंड दे सकता है, बस उसे क्या किया जाना चाहिए, हाई कोर्ट के द्वारा पुष्टि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पुष्टि होनी चाहिए। ठीक है, जिला न्यायाधीश क्या कर सकता है? मृत्युदंड दे सकता है जब उसे हाई कोर्ट क्या कर दे, वेरीफाई कर दे। यानी माफ करिएगा, ठीक, माफ करिएगा ब्लैंक हो गया था। यानी इसमें ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके, उच्च न्यायालय के एक कार्यकारी न्यायाधीश के संदर्भ में आपको विचार करना। कार्यकारी न्यायाधीश मतलब क्या? जब ऐसे न्यायाधीश जो अस्थायी रूप से नहीं होते, कुछ समय के लिए आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कार्यकारी न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो कम हो वक्त के लिए की जाती है। ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट क्या है? ऐसी नियुक्ति का एक संभावित कारण उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की अनुपस्थिति की वजह से अपने पद के कर्तव्यों के पालन के असमर्थता की हो सकती है। आप बताइएगा क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। दोस्तों, जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वर्ष की जो सीमा लगाएगी ये सीमा नहीं होती। बाकी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। क्या इसमें ध्यान देना, इसकी एक समय सीमा होती है, इसमें ध्यान देना है क्या? लेकिन ये जो 65 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है? सिर्फ 62 वर्ष के लिए होती है। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका? पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आसान है, पेम्बा प्रभाव संबंधित किससे संबंधित? ऑप्शन क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावित करने वाले सौर पवनों से, या फिर ठंडे जल की तुलना में गर्म जल के तेजी से जमने से, या गोरे रंग की त्वचा की तुलना में काले रंग की त्वचा के प्रति एआई संवेदन से। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका जो ऑप्शन बी है, यानी ठंडे जल की तुलना में गर्म जल जब तेजी से जमने लगता है, इसे क्या कहते हैं? पेम्बा प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रहे सोलिंगा या ये रावा संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या है? वन्य से प्राप्त खाद्य पदार्थों से, या पश्चिमी घाट रहने वाले देशी समुदाय से, या जनजातियों की विस्तृत भाषा से, या फिर केरल के उत्खनन में पाए गए जीवाश्म से। क्या होगा इसका दोस्तों? पश्चिमी घाट में जो रहने वाले देशी समुदाय हैं उससे संबंधित है। ठीक है, हालिया में चर्चा में रही है क्योंकि इनका क्या हजारों वर्षों से ये आवास रहा है इनके कावेरी बेसिन पे, इसलिए ये चर्चा के कारण रही है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राय या परामर्श लेने के की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है। क्या है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की किसी भी विशिष्ट या सार्वजनिक राय से परामर्श कर सकता है। आप बताइए दोस्तों क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं दोस्तों, किसी विशिष्ट नहीं बल्कि सार्वजनिक मामले पर लेता है। किसने? सार्वजनिक मामले पर क्या सलाह लेता है। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गड़बड़ है। दूसरा क्या है? इस प्रकार कोई भी राय परामर्श की प्रकृत बाध्यकारी नहीं होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, यानी जो होता है कि ना तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी है, न तो सुप्रीम कोर्ट क्या है देने के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, इसमें ध्यान देना है। पहली बात यह है कि जो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे होंगे, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पे जो उच्च न्यायालय होगा वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और जो कभी जैसे कोई कभी संधि हो जाए, क्या हो जाए? कभी कोई संधि हो या फिर कोई समझौता हो, अगर कोई संधि समझौता हो, इससे संबंधित क्या होता है, मतलब कि राष्ट्र जो आपको सुप्रीम कोर्ट होता है वो सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति उससे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। पहला स्टेटमेंट क्या था आपका? गड़बड़ था। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे है, भारत में दबाव समूह के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। और कह रहा है कि पहला इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। क्या है पहला? दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल करते हैं। दबाव समूह क्या होते हैं? ऐसे समूह होते हैं जो क्या करते हैं? राजनीति में भाग नहीं लेते, सरकार में भागीदारी नहीं लेते, बट सरकार की नीतियों क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी ऑप्शन क्या है आपका? पहला सही है। दूसरा क्या है? राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूह का लक्ष्य राजनीतिक शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या साझा करना नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल में या राजनीतिक समूह में भाग नहीं लेता है, केवल अपनी नीति अपने हित में क्या करता है? नीतियों को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलिएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने, चुनावी सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, जेल में या पुलिस हिरासत में रहने वाले व्यक्ति मतदाता नहीं रह जाता क्योंकि वे चुनाव में नहीं लड़ सकते। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के चुनाव में खर्च की सीमा सभी राज्यों के समान है। आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, बंद हो जाता है आज। इसमें बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है। दोस्तों ये जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गड़बड़ है। क्यों क्यों ये गड़बड़ है? क्योंकि जब तक उसको दंड ना दिया जाए, दंड कितने, 2 वर्ष से अधिक दंड ना दिया जाए तब तक वह अयोग्य नहीं होगी। पहला स्टेटमेंट क्या आपका गड़बड़ है। दूसरा कह रहा है सभी राज्यों के लिए समान है। नहीं दोस्तों, हर राज्यों को अलग अलग है, हर राज्यों का अलग अलग है। इनका निर्धारण कहां से होता है कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 द्वारा इसका निर्धारण होता है। ठीक है, और हर राज्यों के अलग अलग है। और कहीं कहीं क्या है, जैसे जहां बड़े राज्य हैं वहां क्या इतना 95 लाख तक है, जो छोटे राज्य हैं वहां 55 लाख तक है। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके, परिवार न्यायालय के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही नहीं है। इसमें ध्यान देना है दोस्तों, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर अथवा कस्बे पर एक परिवार न्यायालय के गठन करे। आप बताइए दोस्तों, परिवार न्यायालय के अधिनियम जो आया था कब आया है? इसका नियम जो आया था परिवार न्यायालय वाला 1984 में आया है। 1984 का नियम के द्वारा क्या होता है, परिवार न्यायालय का गठन होता है। उसमें यह प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक परिवार न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा, भारत में परिवार न्यायालय को पारिवारिक विवादों, तलाक या अन्य संबंधी मामले में सुनवाई की विशेष अधिकार है। बिल्कुल दोस्तों, जो पारिवारिक न्यायालय होता है इनका गठन इसी उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, परिवार न्यायालय के समझ किसी विधि या व्यवसाय द्वारा विवादित पक्षों को प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। बिल्कुल दोस्तों, जैसे होता है क्या, जो परिवार न्यायालय होते हैं इसमें जो मुकदमे होते हैं इसमें पक्षकार स्वयं होता है, जो पीड़ित होता है स्वयं न्यायालय में जाता है। इसमें किसी वकालत की या किसी विधिक अधिकारी का अधिकार नहीं होता। इन तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, यानी ऑप्शन डी इसमें क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या कह रहा है, यह कानून संसद और विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों के लिए ही लागू होता है। दोस्तों क्या केवल निर्वाचित के लिए होता है? नहीं दोस्तों, निर्वाचित के लिए नहीं बल्कि मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनके लिए भी लागू होता है। ठीक है, अगर मनोनीत सदस्य क्या करें, अगर मनोनीत सदस्य किसी दूसरे में 6 महीने की समाप्ति के बाद, अगर 6 माह के बाद किसी दूसरे राजनीतिक दल में समाहित हो जाते हैं, वो क्या करेंगे, दल बदल कानून के तहत क्या अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। ठीक है, सदस्य की अहिर्ता संबंधी कार्यवाही अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दोस्तों बिल्कुल की जा सकती है, कब की जा सकती, नहीं की जा सकती, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये न्यायिक समीक्षा का अधीन आता है। आगे क्या है, इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी कानून के अंतर्गत 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई। नहीं दोस्तों, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं, इसके लिए कोई भी समय सीमा का निर्धारण नहीं है। यानी तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। आप बताइए कितने स्टेटमेंट आपको गड़बड़ है? 2। यानी कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं? 2 स्टेटमेंट आपका इसमें से सही नहीं। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे प्रश्न है, लोक अदालत के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। क्या है, लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों तक विस्तृत है जो प्रकृति के समझौते के योग्य हैं। क्या बताइए, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है? ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना सिविल सेवा की प्रक्रिया संहिता धारा 89 के तहत किया गया है। आप बताइए इसमें से कौन स्टेटमेंट आपका सही है? दोस्तों जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्ली बार्गेनिंग। क्या है, प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या है, अब इसमें बताना क्या है, इसमें बताना यह है कौन सा कथन इसमें से सही है। क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भारत में प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त व्यक्ति के विधिक अधिकार है। आप बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है ना सही है? ठीक है दोस्तों, जो प्ली बार्गेनिंग है और यहाँ पर भारत के विधिक अधिकार नहीं है, ध्यान देना, इसे
भारत में ऐसा कोई विधिक अधिकार नहीं दिया गया है। और प्ली बार्गेनिंग होता क्या है? प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई अभियुक्त जिसके द्वारा अपराध स्वीकार करके अभियोजक या पीड़ित पक्ष की क्या कहते हैं, भाई हम आपको मुआवजा दे देते हैं, हम आपको पैसा दे देते हैं, और उसे ताकि क्या कहते हैं, कठोर सजा से बच सके। ठीक है, ताकि कठोर सजा से बच सके, इसे प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। क्या ऐसा विधिक अधिकार है? नहीं, ये विधिक अधिकार नहीं, बल्कि क्या होता है, न्यायालय के अधिकार पर है। क्या है? न्यायालय के विवेक पर है, न्यायालय के विवेक पर। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गड़बड़ है। ठीक है, अगला क्या है, भारतीय विधि व्यवस्था के तहत उन सभी अपराधों के लिए उपलब्ध है जिसमें 7 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए कारावास या जुर्माने के प्रावधान है। दोस्तों बताइए क्या स्टेटमेंट सही है, नहीं सही? ये स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है। सभी अपराध के लिए, जहां ऐसे सभी केवल आ जाए तो समझ लीजिए कुछ कलाकारी हुई है। ठीक है, कुछ कलाकारी हुई, सभी अपराध के लिए नहीं है, बल्कि ध्यान दीजिए जैसे महिला संबंधी कोई अपराध हो, महिला से, ठीक है, या बच्चों से, अगर या आप कोई तस्करी जैसे काम कर रहे हैं तो ऐसे अपराधों के लिए आपको ये ऐसा प्रावधान नहीं है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका गड़बड़ है। तीसरा कह रहा है भारत में प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया अभियुक्त के द्वारा शुरू की जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या आपका सही है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा, बाकी क्या होगा आपका स्टेटमेंट आपका गड़बड़ होगा। सॉरी, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी 3 केवल स्टेटमेंट 3 आपको क्या है आपका सही है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट रो डेप्ट योजना के संदर्भ में आपको विचार करना। क्या है, रो डीटीईपी विश्व स्तर पर स्वीकृत इस सिद्धांत के आधारित है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, आरओ डीटीईपी योजना के अंतर्गत निर्यातकों को केंद्रीय और राज्य और स्थानीय स्तर पर अंतर्निहित शुल्कों को पुनर्भुगतान कर दिया जाता है जिन्हें अभी तक वापस नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत शुल्क स्क्रिप्ट गैर हस्तांतरित होते हैं और शुल्क स्क्रिप्ट का उपयोग केवल मूल्य सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जाता है। अब तक कौन से स्टेटमेंट सही दोस्तों? इसमें 3 स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही सुर्खियों में रहा इदाते आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या है, विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियों से संबंधित, या फिर ओबीसी श्रेणी में मराठों के आरक्षण से संबंधित है, या फिर न्यायिक जवाबदेही का एक तंत्र विकसित करने हेतु न्यायपालिका के साथ कार्य करने के लिए, या पूर्ण खाते में परिवर्तनीयता के लिए। आप बताइए किससे संबंधित है दोस्तों? जो इदाते आयोग है दोस्तों, ये जो विमुक्त और घुमंतु जनजातियां हैं इससे संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार ने अर्जेंटीना में अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, लिथियम के संबंध में आपको कथन पर विचार करना है। पहला क्या है, यह आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है तथा यह व्हाइट गोल्ड भी जानी जाती है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। कह रहा है अर्जेंटीना, पेरू, चिली लिथियम ट्रायंगल का भाग है तथा 50% से अधिक लिथियम भंडार संकेंद्रित है। दोस्तों जो लिथियम ट्रायंगल है, लिथियम ट्रायंगल कौन कौन है? एक अर्जेंटीना है, दूसरा क्या है चिली है, तीसरा क्या है बोलीविया है। क्या है? बोलीविया। ये पेरू जो लिखा, पेरू आपका गलत है। क्या है? एबीसी, एबीसी से याद कर लिथियम ट्रायंगल कैसे याद करेंगे? एबीसी, यानी ए से अर्जेंटीना, सी से चिली और बी से आपका बोलीविया। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है आपका गलत है। अगला क्या है, भारत में अब तक लिथियम की सबसे बड़ी भंडार खोज नहीं पाया गया है। दोस्तों अभी है क्या, भारत में जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है वहां पर क्या है, लिथियम के भंडारक मिले हैं। यानी तीसरा भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। केवल एक ही स्टेटमेंट क्या है आपका इसमें से सही है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है लोक प्रतिनिधित्व नियम 1951 में निम्नलिखित किसका प्रावधान करता है? ठीक है, 1951 की बात करें, कौन कौन सा प्रावधान इसमें से है? क्या मतदाता सूची तैयार करना, या फिर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन प्रक्रिया करना, या फिर राज्य विधानमंडल के सदस्यों के सदस्यों के संदर्भ में निहरता है? आप बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। दोस्तों आपके सामने इसमें 2 प्रकार का नियम मिलेंगे। एक है क्या, एक है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और एक है साथ ही आपको मिलेगा 1950 का नियम। 2 नियम मिलता है, एक 1950 का मिलेगा, दूसरा 1951 में मिलेगा। कौन सा मिलेगा? एक 1950 मिलेगा और एक 1951 मिलेगा। दोस्तों जो आपका 1951 वाला है, 1951 संदर्भ में क्या है,
1951 जो संसद होंगे या राज्य विधानमंडल होंगे, इनकी सदस्यता संबंधित जो प्रावधान है 1951 से संबंधित है। देखिए जो चुनाव आयोग संबंधित प्रावधान, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे परिसीमन आयोग हो, इनके संबंधित जो प्रावधान है 1950 के अधिनियम से है। इस हिसाब से देखें ऑप्शन पहला और दूसरा क्या है आपका गलत होगा, केवल ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 वाला क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि यदि विधानसभा में किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास क्या कर सकते हैं, यानी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां पूछा। कैसा पूछा? विवेकाधीन शक्तियां। ठीक है, क्या पूछा, क्या कह रहा है? विधानसभा में सबसे बड़े दल या गठबंधन नेता के मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे केवल 6 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। दोस्तों 6 माह नहीं बल्कि 1 माह। कितना होता है? 1 माह, यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका गलत है। अगला ऑप्शन है, संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले विधानसभा में अपने बहुमत साबित करना होता है। दोस्तों पहले नहीं बाद में, बल्कि बाद में क्या होता है, जो धनबाद सरकार क्या करती है, अपना बहुमत सिद्ध करती है। पहले सदन जो बैठक होता है उसमें। इन दोनों ऑप्शन क्या है आपका इसमें गलत है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा आपकी इसमें से सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। और कह रहा है उपयुक्त में से कितने कारण भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनको पद के हटाने से संबंधित है। यानी आप सामने जो दिया गया है इसके आधार पर कौन कौन हटाया जा सकता है। दोस्तों जो आपके सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं केवल 2 आधारों पर, यानी सिद्ध कदाचार और क्षमता के आधार पर हटाए जा सकते हैं। संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जाता है आपका, राज्य सरकारें हटाई जा सकती हैं या राष्ट्रपति हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग आता है इसी संदर्भ में आता है, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा गलत है। ऑप्शन बी क्या होगा इसमें से आपका सही निकलेगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या राज्यपाल के विधायी शक्तियों के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, कह रहा जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो वह राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य उनकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो राज्यपाल होते हैं, अगर आपके जो विधानसभा है या विधान परिषद विधानसभा होती है उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर नहीं है तो ऐसी दशा में क्या कर सकता है, उनको नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अगला क्या है, वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की नियमितता के प्रश्न उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्णय करता है। दोस्तों जो अगर मान ली कोई राज्य विधानमंडल सदस्य उसकी अयोग्यता निर्धारित करना है तो जो राज्यपाल अयोग्यता करेगा वो चुनाव आयोग से परामर्श करेगा। क्यों? क्योंकि चुनाव कराने वाली कौन संस्था थी? चुनाव आयोग। उसकी परामर्श से करेगा, न कि आपके उच्च न्यायालय। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है आपका गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, वह विधान परिषद के सदस्य संख्या का 12वें हिस्से को मनोनीत कर सकता है। अब बताइए क्या 12वें हिस्से नहीं दोस्तों, बल्कि 1/6 हिस्से का, 1/6 हिस्से को मनोनयन करता है, न कि 12वें हिस्से का। ठीक है, यानी केवल एक ऑप्शन सही, ऑप्शन ए क्या होगा इसमें से सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है आपके सामने, क्या है, क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से किन विषयों पर संविधान में 11वीं अनुसूची पर संबंधित है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। पंचायती राज, जब पंचायती राज अधिनियम जोड़ा गया है दोस्तों, उसी में क्या है, पंचायती राज कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अब 29 विषय में से बताना है क्या इस 29 विषय में ये शामिल है या नहीं शामिल है। ठीक है, पहला क्या है, कृषि है। दूसरा क्या है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा है। अगला क्या है, खाद्य ग्राम एवं कुटीर उद्योग है। अगला क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। अब बताइए क्या ये चारों है कि नहीं है? बिल्कुल सही दोस्तों, चारों ही ऑप्शन क्या है आपके, जो आपके 11वीं अनुसूची है जिसमें 29 विषय दिए गए हैं, ये पूरा उसमें क्या है आपका शामिल है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में आचार समिति के सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है, जांच समिति के रूप में, परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित समिति के रूप में, या फिर हाउस कीपिंग समिति के रूप में, या फिर सदन के दैनिक कार्य से संबंधित समिति के रूप में। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें दोस्तों। जो आपका पहला ऑप्शन है, ये जांच समिति के रूप में क्या किया जा सकता है, इसको स्वीकृति दी जा सकती है। ठीक है, अगले क्या कथन कह रहा है, आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, भारतीय राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। अब बताइए, और दूसरा क्या कह रहा है भारतीय संघ विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। इसका क्या मतलब है दूसरे स्टेटमेंट का? दूसरा स्टेटमेंट का मतलब यह है, अगर संघ चाहे
संघ चाहे तो राज्य को विनाश कर सकता है, नए राज्य को बना सकता है, लेकिन राज्य चाहकर आपको केंद्र में कोई कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। और प्लस पहला जो ऑप्शन है क्षेत्रीय अखंडता, बिल्कुल सही दोस्तों। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कोई भी राज्य केंद्र से, सरकार से अलग नहीं हो सकता, मतलब उससे विभक्त नहीं हो सकता। इन दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है और एक दूसरे की क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, आगे चलिएगा। राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि राज्यपाल अस्थायी कार्यपालिका का अंग है क्योंकि उसे केवल राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है। क्या बताइए, पहली चीज ये सोचिए, क्या राज्यपाल का हटाने कहीं प्रावधान है, कोई प्रक्रिया का उल्लेख है? नहीं। इन पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। दूसरा क्या है, राज्य का मुख्य सचिव राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है क्योंकि राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर उसे हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, जो आपका ये एक तरह से देखा जाए स्टेटमेंट एक दूसरे इंटरचेंज कर दिया गया है, उल्टा लिख दिया गया है। इस हिसाब से देखा जाए दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा आपका इसमें से सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सामने, संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं, कौन होता है? राष्ट्रपति, बिल्कुल होता है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है संघ की कार्यपालिका में नहीं आता। प्रधानमंत्री बिल्कुल है। भारत का मंत्रिपरिषद ये भी आएगा। फिर क्या है, भारत का सॉलिसिटर जनरल नहीं दोस्तों, अगर ये होता यहाँ पर आपका क्या नाम है, महान्यायवादी होता, महान्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते, अगर वो होता तो ये ऑप्शन सही होता। यानी ऑप्शन कौन से होगा, एक, दो और एक, तीन और चार। एक, तीन और चार कहां है, ऑप्शन ए में क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, और कौन कौन आ जाएगा कार्यपालिका में? कार्यपालिका में और आप क्या आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति भी आ जाएगा, उपराष्ट्रपति भी आ जाएगा और मंत्रिपरिषद भी आ जाएगी। ठीक, और ये सब क्या है आपके इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, महान्यायवादी भी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, महान्यायवादी भी आ जाएगा। आगे चलिएगा, विधान परिषद के सदस्यों के चयन के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या कह रहा है और बताना क्या इसमें, बताना कितने इसमें से सही है। क्या है ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जिनके पास साहित्य कला, विज्ञान, साहित्य कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। फिर कह रहा है 1/3 स्थान पर अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित है। नहीं दोस्तों, ये केवल पंचायती राज में है, अभी नया नहीं है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है उसमें प्रावधान किया गया, लेकिन अभी वो लागू नहीं किया गया। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका गड़बड़ हो गया। आगे क्या है, संविधान में संसद के विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधि बनाने के लिए अधिकृत करता है। अब बताइए स्टेटमेंट सही नहीं सही? बिल्कुल सही दोस्तों, संसद क्या कर सकती है, विधान परिषद के लिए कोई कानून मतलब कि ये उसका उत्पादन कर सकती है और समाप्त कर सकती है, दोनों ही प्रकार के कार्य कर सकती है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, दो स्टेटमेंट क्या है इसमें आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में आपको विचार करना। क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में आपको विचार करना। क्या कह रहा है, इसे भूतलक्षी प्रभाव से जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इसके माध्यम से किसी भी कर या संबंधित विधि के परिवर्तन में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे संविधान संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता। अब बताइए दोस्तों इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। दोस्तों इसमें से अगर देखा जाए, दोनों ऑप्शन में देखा जाए कि कितने स्टेटमेंट आपके सही, इसमें अगर ध्यान से देखिएगा, जो आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है ये आपको भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है, भूतलक्षी प्रभाव पे जारी किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत है, नहीं लगा के गलत कर दिया गया है। और जो किसी भी टैक्स को क्या किया जा सकता है, भूतलक्षी प्रभाव से भी संशोधित किया जा सकता है, उस पर क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यानी दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, केवल लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है आपका सही है। ठीक है, यानी केवल एक ऑप्शन इसमें आपका सही है, बाकी क्या है ऑप्शन इसमें से आपका गलत है। ठीक है, आगे चलिएगा। मुख्यमंत्री के संदर्भ में आपको विचार कीजिए। क्या कह रहा है, वह राज्य की वैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, और ध्यान दें, जो राज्य का वैधानिक प्रमुख होता है कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है, ना कि मुख्यमंत्री होता है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका गड़बड़ हो गया। कह रहा है वह विधानमंडल में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है मुख्यमंत्री के संदर्भ में। क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है मुख्यमंत्री के त्याग पत्र के बाद अगला मुख्यमंत्री के चुने जाने के मंत्रिपरिषद
सत्ता में बनी रहती नहीं दोस्तों। जैसे ही मुख्यमंत्री अगर से सीएम अगर त्याग पत्र दिया, क्या करिए, मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी, मंत्रिपरिषद का समाप्त हो जाएगी, यानी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। यानी तीसरा भी स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है, केवल एक स्टेटमेंट यानी ऑप्शन 2 क्या है आपका सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। दरअसल दोस्तों इस पूरा टेस्ट रिकॉर्ड करने में लगभग आपका 2 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, 2 घंटे के समय में चूंकि उससे बैठना और सुनना भी और काफी ज्यादा इसमें वर्क पड़ता है, इसलिए कोशिश की जाती है केवल 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, अध्यादेश तभी प्रख्यापित कर सकते हैं जब एक सदनी विधानमंडल के सामने विधानसभा या द्विसदनी विधानमंडल के मामले में राज्य विधानसभा दोनों सदन सत्र में ना हो। तो बताइए स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये आपका पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, कह रहा है इन अध्यादेश को राज्य विधायिका द्वारा अपने पुनः संवेद होने के 6 माह के भीतर ही अनुमोदित करना होगा। नहीं दोस्तों, अगर मान लीजिए पुनः बैठक हो गई, मान लीजिए विधानसभा की बैठक शुरू हो गई, तो विधानसभा की बैठक 6 सप्ताह, कितना 6 सप्ताह के अंदर क्या करना चाहिए, विधानसभा को आपको राज्यपाल के अध्यादेश को जारी करना होगा, मतलब कि पारित करना होगा, स्वीकृति प्रदान करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका गड़बड़ हो गया। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी क्या है आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। क्या कह रहा है, राज्यसभा के निरंतर चलने वाली, सॉरी माफ करिएगा, राज्यसभा के संदर्भ में आपको विचार करना। क्या क्या कह रहा है, राज्यसभा निरंतर चलने वाले सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका विघटन नहीं होता। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया। बिल्कुल सही दोस्तों, इसके कार्यकाल कितना 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य जो है आपके, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है। इसमें दोस्तों, इसमें अगर राज्यसभा के निरंतर चलने वाले सदन है, बिल्कुल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। आप बताइएगा क्या संविधान में ऐसा किया गया है, नहीं किया गया? नहीं दोस्तों, संविधान नहीं किया गया है, बल्कि एक है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 6 वर्ष किया गया है, ना कि संविधान में। यानी ये क्या है आपका, ये स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट गड़बड़ है और पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ऑप्शन सी क्या होगा आपके इसमें से सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, भारत को एक संघीय व्यवस्था माना जाता है, लेकिन इसमें केंद्र सशक्त होता है। आप बताइए स्टेटमेंट सही नहीं सही? बिल्कुल सही। भारत क्या है, भारत एक संघीय व्यवस्था है और इसका केंद्र क्या है, बहुत ही सशक्त। ठीक है, राज्य को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। क्या सही है नहीं सही? बिल्कुल सही दोस्तों, जिस राज्य की जितनी संख्या उतना ही क्या है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अमेरिका में क्या है, प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधित्व हैं। ठीक है, और हमने यहाँ क्या जनसंख्या, इसीलिए क्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, इसलिए यहाँ के 31 लोग क्या है राज्यसभा में है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। आगे चलिएगा। उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है सैन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण को ऐसे पर्यवेक्षक का क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान की गई है। ठीक, छूट प्रदान की गई है। दूसरा कह रहा है किसी पीड़ित पक्ष को ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देना होगा। ठीक है, आगे कह रहा है इसमें केवल न्यायिक पर्यवेक्षक शामिल है, प्रशासनिक नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से गलत है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं। इसमें दोस्तों जो ये आपका किसी पीड़ित पक्ष को, क्या कह रहा है, किसी पीड़ित पक्ष को ऐसे क्षेत्राधिकार प्रयोग करने के उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है। ये क्या है दोस्तों, क्या होता है इसमें जो पर्यवेक्षण होता है, जो हाई कोर्ट वगैरह होते हैं, हाई कोर्ट को बिना अपील स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। क्या कहते हैं, स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं वो अपील करे, यानी पीड़ित पक्ष अपील ही करे, ये जरूरी नहीं है। क्या है, वो स्वतः संज्ञान ले सकता है। यानी पहला दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। और अगर तीसरा स्टेटमेंट देखिए, वह केवल न्यायिक पर्यवेक्षण के शामिल होते हैं। नहीं दोस्तों, जो हाई कोर्ट होते हैं उन्हें न्यायिक साथ साथ प्रशासनिक पर्यवेक्षण का भी अधिकार होता है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़, 2 और 3 गड़बड़ है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ऑप्शन 1 क्या होगा आपके इसमें से सही होगा। सॉरी, सही नहीं पूछा है, ऑप्शन बी क्या होगा इसमें से, माफ करिएगा,
ऑप्शन बी क्या होगा इसमें से आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या कह रहा है, क्या उपयुक्त में से कितने मामलों में न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के उपयोग कर सकती है। आप बताइए क्या आप किस समय न्यायिक समीक्षा का प्रयोग, न्यायिक समीक्षा मतलब आपने न्यायिक पुनरावलोकन सुना होगा ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोर्ट क्या करती है कि कार्यपालिका के या संसद के जो किए गए निर्णय हैं लिए अगर संविधान का उल्लंघन पाया जाता है उसे अवैध ठहरा देती है। क्या करती है, अवैध ठहरा देती है। यानी देखा जाए विधिक कार्रवाई बिल्कुल तो सही दोस्तों, अगर संसद कोई ऐसा कानून बनती है जो संविधान को बंदों के अनुकूल नहीं है तो क्या कर सकती है, न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद कोई निर्णय लेता है उसको भी अवैध ठहराया जा सकता है। और प्रशासनिक कार्रवाई मतलब ये हो गया कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, उस पर भी क्या किया जा सकता है, इसे अवैध ठहराया जा सकता है। यानी क्या होगा, ऑप्शन तीनों ही क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड्स जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया। हुआ क्या है दोस्तों, अभी स्विट्जरलैंड में क्या, स्विट्जरलैंड में जो बैठक हुई थी 2024 में, उसी समय ये WEF की उसी समय ये निर्णय लिया गया। किसने लिया था, भारत ने ही यह निर्णय लिया था। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए। क्या कह रहा है, पूछा क्या इसमें, पूछा इसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। बिल्कुल सही दोस्तों, क्या है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। किसके सलाह से करती है, आपके हाई कोर्ट के परामर्श से। ठीक है, ग्राम न्यायालयों के पास आपराधिक और दीवानी दोनों ही शक्तियां प्राप्त होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो ग्राम न्यायालय होते हैं उनको दोनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। आगे क्या कह रहा है, ग्राम न्यायालय की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ। नहीं दोस्तों, इसके तहत नहीं हुआ, बल्कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत हुआ। क्या हुआ, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत हुआ है। इसके तहत किसका हुआ, लोक अदालत की स्थापना, किसकी अदालत हुई, लोक अदालत की जो स्थापना हो रही है ये नालसा एक्ट, इसे क्या कहते हैं, नालसा एक्ट कहते हैं, इसके तहत हुई है। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा गलत है और बाकी ऑप्शन क्या है आपका सही है। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी क्या है आपके इसमें से सही नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा। हाल ही सुर्खियों में रहा जम्बी वायरस के पद में संबंधित है। आप बताइएगा, अब कौन सा जम्बी वायरस से संबंधित है। ऑप्शन क्या है, पहला वैश्विक संघर्ष से उत्पन्न होने वाले आर्थिक अनिश्चितताओं से, या फिर हाल ही में भारत में सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाने वाले मालवेयर से, या फिर उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए उत्तरदायी वायरस की एक अलग श्रेणी है, या फर्माफ्रास्ट क्षेत्र में जमे हुए प्राचीनतम वायरस से। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी जो है आपका सही। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा तेजी चल रहा हूं ताकि आप एक बार रिवीजन की तरफ से देखते चलिए बस। अब इसमें आप ये कोशिश करिए क्या आपको आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको बस तरीका है क्या, उसका रिवीजन करिए। ठीक है, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही क्या होगा, आपका तैयार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के निम्नलिखित के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या करना है और बताना है, क्या इसमें बताना ही है आपका, इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, कह रहा है ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, क्यों, क्योंकि जो पंचायत है कैसे सूची है, राज सूची के विषय है, इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य विधानमंडल ही करेगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को जो निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार है भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन होते नहीं दोस्तों, वो स्वतंत्र होता है, वह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब ये हो गया वो राज्य सरकार के नियम के तहत गठित किया गया है, उसमें जो सेंट्रल चुनाव आयोग है उससे कोई मतलब नहीं होता। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। अगर न्यूनतम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, नहीं दोस्तों 25 नहीं बल्कि 21 वर्ष। कितना वर्ष, 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। इसमें कितने स्टेटमेंट सही है, केवल एक स्टेटमेंट क्या है आपका इसमें से सही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं तेजी से चल रहा हूं, आपको लग सकता है कि मैं तेजी चल रहा हूं, लेकिन कोशिश यही है कि आपको चीजें समझ में आ जाए, इसीलिए टाइम टेकन भी ना हो और कम समय में आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, भुगतान बैंक के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या भुगतान बैंक देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के संकल्पित या विभेदित बैंक है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो कि जितना ज्यादा भुगतान बैंक होगा उतने ज्यादा नए कस्टमर आएंगे, उससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, कह रहा भुगतान बैंकों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित प्रौद्योगिकी संचालित परिवेश में लघु व्यवसायों और निम्न आय वाले परिवारों
और प्रवासी श्रमिकों को कार्यबल तक भुगतान वित्तीय सेवाएं प्रसारित करना है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो सोचिए पहले आजकल गूगल पे वगैरह या फिर जो पेटीएम वगैरह या फोन पे वगैरह सबको पास हो गया है, हर व्यक्ति को ही चला रहा है। क्या है? वित्तीय समावेशन का ये सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? ये आपका सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल के संबंधित राज्य के विधानमंडल में किसी भी सदन के सदस्य यदि दल बदल आधार पर अयोग्य हैं तो ऐसे सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर दल बदल के तहत पर अयोग्य हो जाते हैं तो क्या होगा? आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर सदस्यता समाप्त हो जाएगी स्वाभाविक है आप कहोगे मंत्री पद पे नहीं रहेंगे। ठीक है, कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा पर उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही सुर्खियों में रहा चंदका दमपारा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? आप बताइएगा कौन से इसमें ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर उड़ीसा। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ये उड़ीसा क्षेत्र में है, क्योंकि अभी क्या हुआ था, यहाँ हिडरो के स्थानांतरण की बात चल रही थी, इसीलिए चर्चा में आ गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में कितने भारतीय संविधान से प्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न है? यानी आपको बताना है भारतीय संविधान से कौन से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला क्या है? यदि कोई सदस्य सदन की अनुपस्थिति के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर 60 दिन से ज्यादा अगर आप अनुपस्थित हैं क्या होगा? अगर आप सदन से अनुमति नहीं लिया है आपने, क्या होगा? आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे चलिएगा। राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए अंतराल। बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है 25% सरकारी हिस्सेदारी वाले निगम में लाभ के पद पर धारण करने वाला व्यक्ति सदस्य अयोग्य होगा। अब बताइए स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही? दोस्तों है क्या कि अगर सरकार की ही कम से कम 25% हिस्सेदारी वाली अगर किसी निगम में अनुदेशन या एजेंट पद पर लाभ के पद धारण करता है, इसलिए क्या है, चूंकि सरकार का भी है इसलिए स्टेटमेंट क्या आपका गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे कह रहा है राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के रूप में शामिल होना चाहिए। आप बताइएगा क्या विधानसभा के सदस्य बनने के लिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप पहली दशा ये स्टेटमेंट आपको सही लगेगा, लेकिन अगर आपको दिमाग में होगा मनोनयन सदस्य, जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके लिए ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो संविधान के जो विधानसभा क्षेत्र उसके सदस्य हों। यानी इस आधार पर स्टेटमेंट क्या है चौथा आपका गलत हो गया। केवल 2 स्टेटमेंट्स कही है, कौन से? पहला और दूसरा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कह रहा है उपयुक्त में से कितने साधन वैकल्पिक विवाद के समाधान के हिस्सा नहीं है? ठीक है, बताइएगा। कह रहा है वैकल्पिक विवाद समाधान मतलब ये होता है हमें कोर्ट पे नहीं जाना है, बल्कि उसके स्थान पे अन्य व्यवस्थाओं को अपनाना है ताकि हमारा समाधान जल्दी हो सके। आसान क्या है? पंचाट या आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता या मीडिएशन या सौदा अभिभाव या प्ली बार्गेनिंग। आप बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट आपके इसमें सही? तो सिर्फ तीनों ही जो क्या है ये मध्यस्थता के काम करते हैं, यानी आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, बीच में ही आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों? इसमें सभी सही है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा इसमें से सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर सदन को सूचित करना होगा वह कौन से सदन की सदस्यता धारण करेगा। बिल्कुल सही दोस्तों, जैसे अभी क्या हुआ था, राहुल गांधी जी चुनाव लड़े थे, उसमें क्या हुआ, वायनाड से भी जीते और रायबरेली से भी जीते। क्या हुआ, उनको वायनाड से क्या हुआ, सीट अपनी छोड़नी पड़ी तुरंत तत्काल। क्यों? क्योंकि उसके बाद दूसरे वहां पे निर्वाचन कराया जाए। कोई भी व्यक्ति डबल स्थान से नहीं सदस्य रह सकता, वरना एक एक लालची मंत्री है ना, नेता कहते हैं हम ही अकेले संसद बनेंगे, सबकी जरूरत क्या है। ठीक है, कह रहा है भारत के संविधान में इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से नियम निर्धारित किया गया है। दोस्तों एक चीज मैं आपको ट्रिक बता दूं, जब कभी भी लाइन में परिभाषा आ जाए, नियम आ जाए,
कानून आ जाए, ये सब ऐसे शब्द होते हैं कि कहीं मिल जाए लाइन में। ध्यान दीजिए, संविधान कहीं भी किसी चीज को ना परिभाषित करता है, ना तो नियम लिखता है, ना तो निर्धारित करता है। सिर्फ एक आइडिया दिया है संविधान ने क्या करना है, कानून बनाने का एक तरीका दे दिया है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही। इस आधार पर देखेंगे ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति और बोहरा समिति किससे संबंधित है बताइएगा। न्यायिक सुधार, केंद्र राष्ट्र संबंध हो, या चुनाव सुधार, या फिर पंचायती राज। आंसर क्या होगा दोस्तों, चुनाव सुधार। जो दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है आपकी चुनाव सुधार से। कब गठित हुई थी ये 1990 में। कब हुई थी 1990 में। और बोहरा समिति कब गठित हुई है ये 1993। कब हुई थी 1993 में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारा चैनल है क्या अमोक क्लासेस, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो टेलीग्राम चैनल है ये, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।